दोस्तों, कहने के तो लोगों को जो अवैध संबंध वाली बात है ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन अपने इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के परिवार को हल्के हल्के धीरे धीरे खोखला कर देती है। और जब तक इंसान को इस बारे में पता चलता है और वो पश्चाताप करना चाहता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इंसान अवैध संबंधों के चक्कर में अपने पराये किसी के भी खून करने से, किसी के भी खून से अपने हाथ धोने से बाज नहीं आता। और आजकल आप लोग देखते हैं जितनी भी क्राइम की कहानियाँ, जितनी ही क्राइम की स्टोरीज़ आप लोग को सुनाई जाती है, इनमें अगर आप लोग देखते हैं तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उन केसेस में ये देखने को मिलता है अवैध संबंधों के चक्कर में किसी का कत्ल हो जाता है। और दोस्तों, इन कत्ल में भी अगर हम लोग देखते हैं तो अवैध संबंधों में भी अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जिन केसेस में मर्डर करने वाला, हत्या करने वाला अपना ही होता है, या फिर पति होता है, या फिर पत्नी होती है, या फिर कोई देवर होता है, या फिर कोई चाचा होता है। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अवैध संबंधों के चलते क्राइम करते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक पति अपनी पत्नी के साथ में बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि कुछ बदमाश उसके घर में घुसते हैं। उसके बाद में उसकी हत्या करके उसकी पत्नी को बांध कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसको हम लोग मुरादाबाद बोलते हैं। अच्छा, मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद के अंदर पीतल का जो काम है ये विश्व प्रसिद्ध काम है। और यहाँ पर पीतल का जो काम है वो पूरे भारत के अंदर अगर हम लोग बोले तो नंबर 1 बोल सकते हैं। और इसी मुरादाबाद के अंदर एक गाँव लगता है मेदिनीपुर। अब दोस्तों, इसी मेदिनीपुर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम हरदयाल, और उसकी पत्नी है रिंकी। हरदयाल और उसकी पत्नी डेली की तरह जो है शाम का खाना खाने के बाद में सोते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस 3 अप्रैल 2024 को जब सुबह होती है तो सुबह सुबह जब गांव के कुछ लोग देखते हैं तो घर के आंगन में जो चारपाई है, उस चारपाई के ऊपर जो हरदयाल है, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब दोस्तों, जैसे ही लोग देखते हैं इस तरीके से जो हरदयाल है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है तो लोग अनफान में वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे तैसे कर दरवाज़ा खोल कर लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में जब देखते हैं तो देखते क्या है कि हरदयाल की जो डेड बॉडी है वो चारपाई पर पड़ी हुई है। लोग उसकी नब्ज़ टटोलते हैं, उसकी सांसों को हाथ लगाकर देखने की कोशिश करते हैं उसकी नाक पर, लेकिन देखने से ही ये पता चलता है कि जो हरदयाल है उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में जो लोग होते हैं देखते हैं इस घर में और कोई है या नहीं। फिर तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो पता चलता है जो हरदयाल की पत्नी रिंकी है उसको बांध कर डाल दिया गया है। अब जैसे तैसे करके उसके मुंह से कपड़ा निकाला जाता है, उसके हाथ खोले जाते हैं, उसके पाँव खोले जाते हैं। अब जैसे ही जो रिंकी होती है, जैसे ही उसके हाथ और पाँव खुलते हैं, उसके मुंह में से जब कपड़ा निकलता है तो वो तो दहाड़े मार मार कर, चीखे मार मार कर रोने लग जाती है। दौड़ी दौड़ी भागी भागी अपने पति की डेड बॉडी के पास में पहुँचती है। और जब देखती क्या है उसका पति जो है उसकी डेथ हो चुकी है तो ये दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। अब जो गाँव के लोग होते हैं वो किसी तरीके से रिंकी को संभालते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। उसके बाद में इसे बैठाते हैं। कुछ लोग इसे पानी पिलाते हैं क्योंकि इसका जो हाल था वो ऐसा हो चुका था कि ये तो मानो इसके ऊपर जैसे कैसे गमों का पहाड़ टूट चुका हो। उसके बाद में दोस्तों लोग इससे पूछते हैं रिंकी से कि आखिर क्या हुआ था। तो रिंकी जो है वो बताती है कि शाम को 2 अप्रैल वाली शाम को हम लोग खाना खाकर शाम को सोए थे, और सोने के बाद में कुछ रात होती है कि इसी बीच में कुछ लोग, अज्ञात लोग हमारे घर में घुस आते हैं। और घर में घुसने के बाद में वो मेरे पति के साथ में मार पिटाई करने लगते हैं और गला दबाकर उनकी हत्या कर देते हैं। मैं चूँकि बाहर भागने की कोशिश करती हूँ, लोगों से मदद की गुहार लगाने की कोशिश करती हूँ, इसी बीच में कुछ लोग मुझे भी पकड़ लेते हैं। और जब मुझे पकड़ते हैं तो मुझे यहीं पर बांध के डाल देते हैं और मेरी आंखों के ही सामने मेरे पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब जैसे ही लोग ये बात सुनते हैं तुरंत वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस सबसे पहले उस जो घटना हुई थी उस क्राइम स्कैन पर जितने भी ऐसी जगहें थी, जितनी भी संदिग्ध चीज़ें थी, सबको बड़ी ही बारीकी से जांचती है, परखती है। उसके बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों, इधर डेड बॉडी जो थी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रिंकी के घर में घुसकर किसने उसके पति हरदयाल की हत्या कर दी। अब जैसे ही
पुलिस ये सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है वो इसी हरदयाल की पत्नी रिंकी से की जाती है। रिंकी से पुलिस पूछती है कि बताओ क्या हुआ था, तो रिंकी वही बात जो उसने गांव वालों को बताई थी, मोहल्ले वालों को बताई थी, वही पुलिस को बताती है कि साहब इसी 2 अप्रैल वाले दिन हम लोग खाना खाकर सोए थे और जैसे ही हम लोग सोते हैं हमारी आंख लगती है, इसी बीच में कुछ अज्ञात लोग हमारे घर में घुस आते हैं। वो मेरे पति से मार पिटाई करने लगते हैं। मैं अपने पति को बचाने की कोशिश करती हूँ लेकिन इसी बीच में कुछ लोग मुझे वहीं पर बांध के डाल देते हैं और मेरी ही आंखों के सामने मेरी पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में वो लोग फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों जो पुलिस थी वो इस रिंकी के बयान लिखती है और बयान लिखने के बाद में अब पुलिस, सबसे बड़ी हैरानी पुलिस के लिए ये थी कि पुलिस जब पूरे घर की छानबीन करती है तो लोगों से भी ये पता चलता है, जो लोग पहले आए थे तो उन्होंने बताया कि गेट बंद था। अब बड़ी हैरानी पुलिस को। अब पुलिस ये भी देखने की कोशिश करती है ना तो कहीं से कोई ऐसा लूटपाट का मामला है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर कहीं पर लूटपाट होती है तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि घर का सामान तितर बितर होता है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई सामान तितर बितर था, ना तो कहीं कोई लूट का मामला दिखाई पड़ रहा था। पुलिस की हैरानी लगातार बढ़ रही थी। इसलिए फिर से पुलिस इस रिंकी से पूछताछ करती है तो रिंकी फिर से पुलिस को वही बात बताती है। अब पुलिस के लिए इस केस सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई प्रूफ नहीं मिल रहे थे, कोई सबूत नहीं मिल रहा था। इसलिए पुलिस अब गांव में इस बारे में पूछताछ करती है कि आखिर उस दिन किसी ने यहाँ से किसी को निकलते देखा या फिर उससे पहले यहाँ पर किसी को आते देखा। अब जब पुलिस इन सारे ही एंगलों पे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि साहब हमने तो किसी को ना आते देखा ना जाते देखा। आस पड़ोस के लोग भी यही बातें बताते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ी हैरानी होती है कि अगर कोई आया होता और कहीं गया होता तो हो सकता है मोहल्ले पड़ोस में किसी ने तो उसको देखा होता, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि साहब हमने किसी को नहीं देखा। उसके बाद में जब पुलिस गाँव के अंदर अपनी पूछताछ कर रही होती है तो पुलिस को एक बात दिखाई पड़ती है और वो बात ये थी कि गाँव के कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि साहब जो हरदयाल है उसकी जो पत्नी रिंकी है, इसकी हरदयाल के ही बड़े भाई का जो बेटा है जिसका नाम सोनूपाल, उस सोनेपाल के साथ में इसके अवैध संबंध चल रहे हैं। शारीरिक संबंध भी इन लोगों के बीच में बनते हैं। ये दोनों एक दूसरे में काफ़ी खोए हुए हैं और इस बारे में हरदयाल को पता भी चल चुका था। इसके बाद में इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। अब जैसे ही पुलिस को ये एंगल मिलता है, यहाँ पर अवैध संबंधों वाला एंगल मिलता है, तो पुलिस आनन फानन में इस रिंकी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आती है। और दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो ये अपने बयान बदल रही होती है, कभी पुलिस को कुछ बताती है कभी कुछ बताती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर पुलिस को ज़रा सा भी शक हो जाए और पुलिस को ये अंदाज़ा लग जाए कि कातिल यही है, उसके बाद पुलिस उससे जो सख्ती से पूछताछ करती है तो उसके सामने गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अब दोस्तों पुलिस जब इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है दोस्तों, वाकई वो कहानी हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। दरअसल रिंकी बताती है कि जो हरदयाल के जो बड़े भाई हैं रूप सिंह, जो उसके जेठ हैं, उनका ही बड़ा बेटा है सोनेपाल, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है। उसके ही साथ मिलकर मैंने अपने पति की गला दबाकर अपने ही चुनरी से हत्या कर दी और उसके बाद में मैंने ही सोनेपाल से कहा था कि मेरे हाथ पाँव बांध दो, जिससे लोगों को हम पे शक ना हो और मैं लोगों से ये कह दूंगी कि कुछ व्यक्ति आए थे जिन्होंने लूटपाट के चक्कर में मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे बांध कर चले गए। अब दोस्तों पुलिस जब ये बातें रिंकी की सुनती है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है। उसके बाद में पुलिस रिंकी से कत्ल करने के पीछे की वजह पूछती है तो उसके बाद में रिंकी पुलिस को बताती है कि साहब जो मेरा भतीजा है जिसका नाम सोनेपाल है, लगभग 4 से 5 साल पहले की बात है कि सोनेपाल एक दिन मेरे घर में आता है। जब वो मेरे घर में आता है तो उस समय उसके चाचा घर में नहीं होते हैं। वो मुझसे मजाक करता है, मैं भी उससे मजाक करती हूँ, लेकिन इसी बीच में हम दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि जिस रिश्ते की शायद हम दोनों को ज़रूरत थी। उसके बाद में हम दोनों के बीच में हमारे ही घर में अवैध संबंध बनने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं। लगातार ये जो चीज़ें थी लगातार चलती रहती। मेरे जो पति थे जिनका नाम हरदयाल, जब भी वो घर से बाहर जाते हैं मैं तुरंत अपने भतीजों को बुलाती और हमारे बीच में शारीरिक संबंध जो होते हैं वो लगातार बनते रहते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसे कितना ही छुपाया जाए, कितना ही सतर्क होकर ये काम किया जाए, लेकिन लोगों तक ये जो बात होती है ये पहुंच जरूर जाती है। इश्क और मुश्क छुपाए छुप नहीं पाते। इसलिए हरदयाल को भी आखिरकार उसकी पत्नी के बारे में सच्चाई पता चलती है। उसको पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो उसके ही भतीजे के साथ में लगातार उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ में संबंध बनाती है। इसलिए वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है।
उसकी पत्नी सारी ही चीज़ों को सिरे से नखारिज कर देती है और उसके बाद में कहती है कि तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब दोस्तों आए दिन इन दोनों के बीच में इसी शक के आधार पर झगड़ा बना रहता। हरदयाल जब भी घर से बाहर जाता, जो रिंकी थी अपने भतीजे सुनेपाल को बुलाती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और दोस्तों आए दिन हरदयाल इसी बात पर अपनी पत्नी से लड़ता था, इसी बात पर अपनी पत्नी से झगड़ता था। और 2 अक्टूबर वाले दिन की बात है कि अपनी पत्नी के साथ में झगड़ रहा था। उसी समय रिंकी अपने भतीजे को आवाज़ देकर बुलाती है और उसके बाद में ये दोनों गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद में उसी कमरे के अंदर शव को रखते हैं और पूरी रात उस शव के सामने ही ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद में सुबह के वक्त रिंकी अपने प्रेमी सुनेपाल से कहती है कि उसके हाथ पर बांध दो और उसके बाद में घर से चले जाओ। उसके बाद में लोग आएंगे तो उन्हें कहानी सुना दूंगी। और जो सुनेपाल था वो ऐसा ही करता है। वो अपनी प्रेमिका जिसका नाम रिंकी उसके हाथ पांव बांधता है और हाथ पांव बांधने के बाद में वहाँ से 9-11 हो जाता है। और सुबह के वक्त जो लोग देखते हैं हरदयाल की डेड बॉडी को देखते हैं, घर में पहुँचते हैं, जैसे तैसे कर रिंकी के हाथ पांव खोलते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि क्राइम कितनी ही सतर्क होकर किया जाए, कितनी ही चालाकी के साथ में किया जाए, पुलिस तक आखिर पहुँचता ज़रूर है। और पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो लोग भी अपने कानों पर हाथ रखते हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अवैध संबंधों की भूख में से रिंकी ने अपने सुहाग को उजाड़ लिया और अब अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से हमेशा कहा जाता है कि अवैध संबंध इंसान को लगता है कि ये छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ तो शायद भले ही हो आप लोगों की नज़र में हो, लेकिन धीरे धीरे ये इतना बड़ा इशू बन जाता है और धीरे धीरे ये इंसान को अपनी आवेश में इस तरीके से ले लेता है कि कई ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता है। अब दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के अंदर किस तरीके से देखते हैं? क्या हरदयाल की कोई गलती थी इसमें? और रिंकी ने अपने भतीजे सुनेपाल के साथ में मिलकर उसके साथ में जो किया, क्या वो सही था? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला कमेंट्स है आलोक जी का। लिखते हैं लेटर में लिखी बातें संदेहास्पद प्रतीत होती हैं, जाँच के बाद ही सत्यता का पता लग पाएगा। तो आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शोभा थापा जी हैं और यह लिखती हैं नाइस स्टोरी। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं शाबिश भाई नमस्कार, बहुत ही अच्छी प्रेस प्रस्तुति है आपकी, सारी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, गुड जॉब शाबिश मलिक जी, गुड नाइट। तो भाई विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विमल कुमार हैं लिखते हैं यू आर सुपीरियर रिपोर्टर एंड डिजर्व वन ओनी पॉपुलर टीवी चैनल। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इस्लाम शेख है लिखते हैं जावेद भाई मेरा नाम इस्लाम शेख है और मैं यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट टोन मौदहा से हूं और हर दिन तुम्हारी कहानी सुनता हूं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुद्र कुमार है लिखते हैं सर इंदौर एमपी में आता है, आपको इतना पता नहीं किया। तो रुद्र कुमार जी मैं माफ़ी चाहता हूं, कल मैंने मिस्टेक से बोल दिया था, हो जाता है कभी कभी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद दिलाया। सुनील त्यागी जी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेन सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में कृष्ण वर्मा है, ये भी इंदौर वाली बात को बोलते हैं, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में अशफाक अहमद हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई और कैसे हैं आप, वीडियो का टाइम सही है, लंबा नहीं किया, बहुत अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में समीर खान है लिखते हैं भाई आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है, कीप इट अप ब्रो। लेकिन इंदौर यूपी का शहर नहीं है, ये एमपी का शहर है। तो भाई आपका शुक्रिया कि आपने बताया, लेकिन कल मैंने गलती से बोल दिया था। एस 617 जी हैं यानी अनिल सालुंके जी लिखते हैं नाइस प्रेजेंटेशन शावेज जी, ये कैसी मोहब्बत है, प्यार जिससे करते हो उसको मार डालते हो। तो भाई आपने अपना प्यारा सा बहुमूल्य कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सेंटर जिल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में नमस्कार सर जी, तीसरा आदमी कौन था, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो अनुज गोदारा जी आपने कमेंट्स किया, आपका शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, आप कैसे हो भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में यूज़र हैं लिखते हैं इंदौर यूपी में नहीं एमपी में है भाई, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में सूर्यकांत हैं इंदौर के बारे में ये भी लिखते हैं। उसके बाद में शाबिद भाई सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को रमज़ान मुबारक हो एंड यूट्यूब फैमिली को भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ठाकुर प्राकर सिंह जैसी अधूरी कहानी मत सुनाया करो, क्योंकि उनका हमें बाद में अपडेट नहीं मिलता। तो आपसे ऐसा आशा करता हूं कि आप जब भी कहानी सुनाएंगे तो कंप्लीट कहानी सुनाएंगे, थैंक यू। तो आप सार जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद में राज रावत हैं लिखते हैं अभिषेक का रास्ता गलत था भाई, शुक्रिया। उसके बाद में जयदेव है लिखते हैं जल्दबाजी ना करो, इंदौर एमपी में आता है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल बाई मिस्टेक मैंने गलती से इंदौर को यूपी का शहर बोल दिया था, लेकिन उसके लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में अगर वीडियो बनती है तो
स्क्रिप्ट पूरी तैयार थी लेकिन मेरा स्टूडियो तैयार नहीं है, तो घर के अंदर वीडियो बनाना पड़ता है, तो बच्चे कच्चे थोड़ा सा शोर करते हैं, इस वजह से कभी कभी जल्दी हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थी कहानी। अगर आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और ग्राम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।